नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हुलाल चंद्र सिंह। शाम के 5 बज गए तो समय हो गया है 5 की पंचायत का। और 5 की पंचायत में आज जो मुद्दा, जो विषय जिस पर हम पंचायत करने वाले हैं वो है कि रक्षकों की गुहार, रक्षकों की बात कौन सुनेगा। अगर नहीं सुनेंगे तो कल को हम आप जैसे जो शांति प्रिय लोग हैं उनकी रक्षा करने कौन आएगा। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि हाल में जंतर मंतर, जहां लोकतंत्र में आवाज उठाने के लिए लोग जुटते हैं, वहीं 20 जुलाई की जो घटना हुई उसने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए। ये जो सीजेपी का प्रदर्शन हुआ था, इसके दौरान हुई हिंसा को लेकर अब बहस तेज है। एक तरफ प्रदर्शनकारियों के दावे हैं, अपने दावे हैं, दूसरी तरफ जो दिल्ली पुलिस और जो सुरक्षा के जवान हैं उनके घायल पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों का दर्द अब सामने आया है। उन परिवारों ने कहा है कि ड्यूटी निभाने गए जवान हिंसा की चपेट में आ गए। कोई सीधी ड्यूटी जा रहा था, लिंच कर लिया गया, पकड़ करके लिंच कर लिया। किसी का पिता घायल हुआ, किसी का पति, किसी का बेटा। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिसकर्मियों के परिवारजनों ने अपनी आप बीती सुनाई और सवाल उठाए कि कानून व्यवस्था संभालने वाले जवानों की पीड़ा पर चर्चा क्यों नहीं हो रही। तो हमने सोचा कि आज पंचायत इसी पर करते हैं। एक पुलिस अधिकारी की बेटी ने तो यहां तक दावा किया कि उसके पिता को भीड़ ने घेर लिया था। वहीं एक पुलिसकर्मी की पत्नी ने बताया कि कैसे घायल हालात में पति को घर लौटते देखकर परिवार टूट गया। तो इस घटना के बाद सिर्फ घायल पुलिसकर्मियों की बात नहीं है, बल्कि सरकारी संपत्ति को हुए नुकसान पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बड़ी संख्या में बैरिकेड्स, हेलमेट, बॉडी प्रोटेक्टर, शील्ड और सरकारी वाहन भी क्षतिग्रस्त किए। आपने वो तस्वीरें देखी होंगी। तो सवाल है कि आंदोलन के नाम पर ये जो गुंडागर्दी हुई, ये जो हिंसा हुई, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। और बड़ा सवाल ये भी कि क्या लोकतंत्र में विरोध का अधिकार हिंसा की भी इजाजत दे सकता है। क्या राजनीतिक बयानबाजी के बीच उन जवानों और उनके परिवारजनों की आवाज दब गई जिन्होंने उस दिन हालात संभालते हुए चोटें खाई। तो आज पंचायत और बहस इन्हीं सवालों पर होगी। अपने मेहमानों का भी रुख करेंगे, लेकिन पहले जरा देखिए कि इस पूरे मामले पर परिवार का दर्द क्या है, रक्षकों के परिवार का दर्द, और फिर उस पर हमारे माननीय नेताओं का क्या कहना है। सुनिए पहले। कैसे लगी आप? पत्थर लगा, पत्थर हम प्रदर्शन पर हो रहे थे, बैरिकेड के खड़े थे, सामने से पत्थर लगा दिए, पत्थर मार दिए। When the pelting started, मेरे पापा अपने सीनियर ऑफिसर्स को एक सेफ प्लेस में सेक्लूड करने चले गए, बट एक स्टोन उनके हेड पे हिट कर गया एंड उनका सर फट गया और उन्हें इंजरी हो गई। जब मेरे पापा घर आए तो उन्होंने मुझे बताया कि जो स्टूडेंट्स की जो प्रोटेस्ट, मतलब स्टूडेंट्स नहीं है उसमें राउडीज, उसमें एग्रेसर्स हैं जो इस अपॉर्चुनिटी का यूज कर रहे हैं जस्ट टू क्रिएट केओस। मेरे पापा जब भी रात में घर आते थे तो वो बोलते थे कि अब ये प्रोटेस्ट स्टूडेंट प्रोटेस्ट नहीं लग रहा है, इसमें बहुत सारे एंटी सोशल एलिमेंट्स जुड़ चुके हैं। उसके अगले दिन ही 25 तारीख को माय फादर वाज पुल्ड बाय अ राउडी मॉब एंड इट वाज ऑलमोस्ट लिंच्ड नियर द स्टेज ऑफ जंतर मंतर। उन्होंने कहा कि जो भीड़ है वो ज्यादा उग्र हो गई थी और भीड़ के अंदर कुछ शरारती तत्व भी शामिल हो गए थे, जिन्होंने पुलिस फोर्स पर गमलों से, जो भी उनके हाथ में चीजें आ रही थी, चप्पलों से, जूतों से और पत्थरों से उन्हें पुलिस फोर्स को घायल कर दिया था। पुलिस वालों पर जो हमला हुआ है, जिनको चोट लगी है, हमको संवेदनशील होना चाहिए। उनके भी परिवार हैं, उनके भी बच्चे हैं और उनके भी मानवाधिकार हैं, ये बात समझना चाहिए। अब तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने उस मामले में बात कही हुई है, लेकिन हम नौजवानों का सम्मान करते हैं। उनके आंदोलन के पीछे अगर अपराधी खड़े होते हैं और इस तरह से सजायाफ्ता लोग या अपराध, मर्डर के आरोप, रेप के आरोप, और बाद में पुलिस वाले पिटते हैं, तो एक गंभीर सवाल तो है। वो अपने गृह मंत्री से जवाब मांगे। दिल्ली पुलिस के परिवार के लोग, देश के अंदर किसी भी व्यक्ति के साथ हमला हो, चोट लाए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। पुलिस के लोग भी अपने ही लोग हैं, लेकिन ये सब चीजों की जिम्मेदार अगर कोई है तो दिल्ली की सरकार है।
हमें छात्रों के प्रति सहानुभूति है, लेकिन छात्रों की आड़ में गुंडागर्दी ये बर्दाश्त नहीं। क्या पुलिस वालों को परिवार नहीं है? राहुल गांधी जिस तरह से एलओपी की भूमिका में संवैधानिक रूप से हैं, व्यवहारिक रूप में वो मानसिक रूप से अर्बन नक्सल हो गए। हमने बार बार देखा है कि कांग्रेस और कुछ विपक्षी दल, भारतीय सेना हो, भारतीय पुलिस हो, उनका अपमान करने में कहीं पीछे नहीं रहते। एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक या ऑपरेशन सिंदूर हो, उस पर प्रशंसन खड़ा करते रहे। विदेशी जो हमारे दुश्मन हैं उनकी भाषा बोलते रहे। लेकिन दुर्भाग्य ये है, ये कर चुके हैं किसान आंदोलन के दौरान। ये सब आप अपने जवानों को, अपने बच्चों के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं। बोले भविष्य में आप लोग ऐसा मत कीजिए, पब्लिक आपको इसका जवाब मांगेगा। पार्लियामेंट में भेजा है बात बोलने के लिए, हंगामा करने के लिए नहीं। कैसे लगी? पत्थर लगा, पत्थर। आपने ये जो सारी बातें सुनी, इसमें घायल पुलिस वालों की भी बातें थी। उन्होंने अपनी बात बताई, कैसे घायल हुए, किस तरह से उनके साथ बदसलूकी हुई। उनके परिवारजनों की बातें सुनी। एक बात आपने नोट की, उनके परिवारजनों में 2 जेन जी भी थे, एक लड़का और एक बच्ची। वो दोनों भी जेन जी ही हैं, उसको भी ध्यान में रखिएगा। और फिर जो हमारे माननीयों की इस पर प्रतिक्रिया रही, वो भी हमने आपको बताई। आज इसी पर पंचायत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके परिवारजनों की ये शिकायत, और हमें ये लगा कि उनकी शिकायत जायज़ है, कि उनकी बातों पर, उनके दर्द पर चर्चा पिछले दिनों उतनी हुई नहीं है। इसीलिए आज ये पंचायत कर रहे हैं। इस पंचायत में हमारे साथ जुड़ रहे हैं अशोक यादव जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, साथ में एसपी वैद जी जो कि पूर्व डीजीपी जम्मू कश्मीर के हैं। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। साथ में अनिला सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता। अनिला जी स्वागत आपका। संजीव कौशिक जी, राजनीतिक विश्लेषक, यहीं हमारे साथ स्टूडियो में। और विजय त्रिवेदी सर हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ। सर बहुत बहुत स्वागत आप ही के पास। क्या हमसे कुछ कमी रही सर? कुछ महसूस हो रहा है कि जिस दिन से 20 तारीख से ये जो हिंसा हुई और जो कुछ हुआ विजय सर, उसमें क्या पुलिस वाले और उनके परिवारों को लेकर के हमने मतलब मीडिया ने पर्याप्त उसको जगह दी क्या, या जो उनकी शिकायत है, उनकी शिकायत को जायज माना जाए कि उनके दर्द पर उतनी बात नहीं हुई, जबकि उधर के मामले को बहुत ज्यादा, अब क्या कहें, जो उनके लिए आंदोलन कर रहे थे वो कह रहे हैं कि जो हिस्ट्री शीटर रहे हैं उनको भी समझौते के तहत छोड़ना होगा, नहीं तो दोबारा आंदोलन करेंगे। धमकी दे रहे हैं, खुली धमकी बिल्कुल। तो क्या ये जो परिवारजन पुलिस के आज आए सामने और उन्होंने जो एक शिकायत अपनी रखी कि हमारी बातों पर, हमारे दर्द पर बहुत कम बात हुई है, क्या हमसे भी कुछ गलती हुई है विजय सर, मीडिया जगत से, कि 20 तारीख के बाद इन लोगों के दर्द पर हमने कम बात हुई है, लेकिन कम बात की? जाहिर है बात हुई है, लेकिन कम बात हुई। और उसकी एक बड़ी वजह तो मैं ये समझता हूँ कि ज्यादातर मीडिया हमेशा जो आंदोलन होता है, जो सरकार के खिलाफ पक्ष होता है, उसको जगह देता है। ये एक नेचुरल तरीका है हमारा काम करने का, उसमें ये किया जाता है। और छात्र आंदोलन था, सरकार उस पर काम कर रही थी, देश भर से छात्र आए थे, बहुत जगह, बहुत सारे तो दुनिया भर से भी आए थे, तो उस पर वो काम हो रहा था जी। लेकिन जब ये घटना हुई है, पुलिस कर्मियों को घायल किया गया, तो कुछ मीडिया कर्मियों ने दिखाया, कुछ मीडिया कर्मियों ने उसको दिखाने में कमजोरी रखी, मुझे लगता है ऐसा। हाँ, कमी की, कुछ ना कुछ कमी थी उनकी, कोताही रह और वो शायद उनको लग रहा होगा कि भाई ये पक्ष यदि दिखाया जाएगा तो उससे जो आंदोलन का पक्ष है वो कमजोर होगा। जबकि हमारा काम है कि दोनों को दिखाया जाए। मैं इस पर बार बार बात करता रहा कि पुलिस कर्मी भी जो है उनके मानवाधिकार भी है, और पुलिस कर्मियों के साथ क्या किसी के साथ भी कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए। पुलिस कर्मियों के साथ हिंसा हुई, बड़ी हिंसा हुई। बल्कि जिस दिन ये हुआ था लाल जी, जब सुबह था तो मैं देख ही रहा था लाइव, तो उस समय पुलिस ने, मुझे लगा, हमने चर्चा भी की थी प्रोग्राम में, किसी चैनल पर था, कि जरूरत से ज्यादा ढिलाई भी दी थी कि वो लोग पहुंच गए थे। यदि 20 जुलाई की सुबह देखे, क्योंकि मैं उस समय था प्रोग्राम में, तो हम बल्कि हैरान थे कि पुलिस उस समय उनके साथ क्यों सख्ती नहीं की। ऐसा कई पॉइंट पर महसूस हुआ है सर, है ना, कि पुलिस वाले ने उनको अपना बच्चा समझ करके और उनको जितनी छूट दे सकते थे उतनी छूट दी।
जी। तो और फिर अब ठीक है, उसके बाद जो हुआ, पुलिस ने भी लाठीचार्ज किया, वो तो उनका काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। और आंदोलनकारियों ने, अब उसमें कौन सा छात्र थे या असामाजिक तत्व थे या क्या बात थी, क्योंकि उस समय एक और बात आई थी जिसके लिए मैंने कहा कि भाई जो आंदोलनकारी छात्र थे उन्होंने कहा कि इसमें असामाजिक तत्व आ गए जो बीजेपी से शामिल है। तो हमने कहा फिर तो उन्हें तुरंत उनको कहना चाहिए कि भाई इनको अरेस्ट कर ले। बिल्कुल, क्या आपत्ति हो सकती है इसमें? आपत्ति करेगी तो बीजेपी आपत्ति करे। तत्व उनको शामिल कर लिया, उनको अरेस्ट करना चाहिए, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। असामाजिक तत्वों को और छात्रों को अलग अलग करें। मुझे लगता है सरकार ने भी वैसा ही किया। जब शर्त मानी गई आंदोलनकारियों की, तो छात्रों के खिलाफ जो भी मामले थे उनको रिहा कर दिया गया। बल्कि दिल्ली में ही और जगहों पर भी, देश के दूसरे शहरों में भी वैसा किया गया। लेकिन उसमें अब जिन लोगों पर पिछले मुकदमे हैं, उसका मतलब है कि वो पहले आदतन अपराधी हैं, तो उनके खिलाफ पुलिस, ये जो छात्र हैं, उनको आंदोलन में शामिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसका दाग फिर उन पर भी लगेगा। तो बेहतर है कि उस पर पुलिस को, सरकार को जो भी कार्रवाई करनी है वो करे, और वो भी जुडिशियल उसमें आती है प्रोसीजर में। कोई ऐसा तो है नहीं कि आप किसी कोई मर्जी से, विजय त्रिवेदी की मर्जी से या लालजी की मर्जी से किसी को पकड़ लेंगे, उसमें आएंगे। और ये अच्छा हुआ कि आपने इसको दिखाया कि जरूरी था। पुलिस का मनोबल भी बना रहना चाहिए। बिल्कुल। और पुलिस हमारे लिए ही है, आंदोलनकारियों के लिए है। लेकिन यदि कहीं पर पुलिस ने ज्यादती की होगी तो वो भी सामने आएगा और उस पर भी बात होनी चाहिए। केवल ऐसा नहीं है कि पुलिस ने ज्यादती की हो कहीं पर किसी के साथ। कुछ चित्र ऐसे आए थे, पिक्चर्स ऐसे आई थी जिसमें महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ कुछ हुआ, तो उस पर भी कार्रवाई हो। लेकिन ये बहुत अच्छा है कि दूसरे पक्ष को भी और इससे आंदोलन पर फर्क नहीं पड़ रहा है, इसको समझना चाहिए। जो हमारे लोगों ने सोचा कि ये आंदोलन पर, क्योंकि अब तो वैसे भी आंदोलन खत्म हो गया, हो चुका है। सरकार ने जो आंदोलनकारी की मांग थी वो मान ली। तो जो घायल हुए उनको यदि हम उतनी ईमानदारी के साथ, ये ईमानदारी का प्रश्न है सर, केवल बिल्कुल बिल्कुल, क्या हम अपने प्रोफेशन में ईमानदारी बरत रहे हैं कि नहीं, या हम जिस पक्ष में खड़े उन्हीं की पक्ष की बात करें। ठीक ठीक, एकदम बिल्कुल, ये संतुलित बात होनी चाहिए। और यहां पर एक बात मैं जरूर दर्शकों बता दूं कि हम सब इस बात को जानते हैं कि जिन्होंने तोड़फोड़ की, जिन्होंने हिंसा की, उनमें से असली छात्र जो हैं, मुझे लगता है कि अगर एकाध कोई उसमें शामिल हो गया होगा किसी के साथ में आकर के तो आ गया। लेकिन ये जो 3000 के करीब करीब जो विजय सर बता रहे थे, लोगों की जो पहचान हुई है ना, जो आदतन अपराधी हैं, ये इन लोगों ने उसमें जाकर मौका ढूंढ करके उन्होंने इस तरह का काम किया। एसपी वैद्य सर, आपके जरिए हम समझना चाहेंगे कि वो कौन सी परिस्थिति होती है, क्योंकि हमने, देखिए, मैं इसमें देख रहा हूं कि इसमें दो तरह का नजरिया है। मैंने ऐसे लोगों को भी सुने हैं, अभी विजय सर ने भी कहा कि पुलिस ने पॉइंट पर बहुत नरमी बरती। मैंने ऐसे लोगों के भी विचार सुने हैं जिन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस ने जरूरत से भी कम बल का इस्तेमाल किया इस पूरे प्रदर्शन और तोड़फोड़ और हिंसा के दौरान। लेकिन आपके नजरिए फिर भी समझना चाहेंगे कि वो कैसी परिस्थिति होती है जिसमें कि बल प्रयोग किसी तरह का करना पड़ता है, क्योंकि उससे पहले मैं कह दूं, अनुमति और सहमति जो थी वो थी कि आप जंतर मंतर पर रहेंगे और शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करेंगे। दोनों में से कुछ नहीं हुआ, ना जंतर मंतर पर रहे ना शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया। जंतर मंतर से निकलकर संसद तक के पास तक पहुंच गए, शांतिपूर्ण तो रहा नहीं, तोड़फोड़ किए, हमले किए। वैद्य सर, वो कौन सी परिस्थितियां होती हैं जब बल प्रयोग करना पड़ता है? लालचंद्र जी नमस्कार, आपको, मेरे को पैनलिस्ट को, आपके दर्शकों को। मैं विजय जी को सुन रहा था बहुत ध्यान से, बहुत संतुलित बात कही इन्होंने। देखिए ऐसा है, मैंने लगभग 35 साल सर्विस जम्मू कश्मीर में और दिल्ली में की है, और इससे भी ज्यादा हिंसक और हालात खराब आप जानते हैं जम्मू कश्मीर में। जब बुरहान वानी का एनकाउंटर में मारा गया, उसके बाद जो स्थिति बनी, उससे पहले 90s में भी किया था। तो पहले मैं ये कहूंगा कि देखिए, वहाँ पुलिस वाले ड्यूटी पर थे तैनात, और हम सब माँ बाप हैं, और हमने भी बच्चों के साथ हमेशा बड़े, आफ्टरऑल हमारे भी बच्चे जेनजी हैं, रहे हैं, और हमेशा हर पुलिस वाला भी बाप होता है, बाप होते हैं, तो उनके भी बच्चे, इसलिए बच्चों के साथ हर आदमी प्यार से, नरमी से ही पेश आता है, जो भी रीजनेबल, अनलेस उसका यहाँ से कुछ ढीला हो। सच कह रहे हैं तो, और ऐसे लोगों की संख्या एकाध हो सकती है। हाँ, तो बहुत अच्छे, मुझे लगता है दिल्ली पुलिस ने पहले, क्योंकि परमिशन थी कि आप शांतिपूर्वक और
जंतर मंतर में प्रोटेस्ट करेंगे। आप जानते हैं वहां पार्लियामेंट का सेशन शुरू हो रहा था, चल रहा था, और पार्लियामेंट की तरफ जब आप मार्च करेंगे वो एक उसकी इजाजत नहीं है, तो यू आर वायलेटिंग दी जो आपकी परमिशन है। तो पहला तो वहां वायलेशन हो जाती है, आपको जिस चीज की इजाजत नहीं है तो आप उसको आप कर रहे हैं। नंबर 2, फिर आप बैरिकेड तोड़ने लगते हैं, फिर आप पत्थरबाजी करने लगते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी तोड़ने लगते हैं। अगर उससे रोका जाता है तो आप पुलिस वालों पर पत्थर मारते हैं, फिर उनको आप घायल करते हो, लिंच करने के। आपने देखे, मैं आप ही के वीडियोस देख रहा था किस तरह से बहुत मुश्किल से कुछ लोग बचे हैं। वो आरएएफ के लोग थे या दिल्ली पुलिस के थे, मैं नहीं पहचानता क्योंकि मैं जम्मू से देख रहा हूं, मैं वहां मौके पे तो था नहीं। अगर इस तरह के हालात बनेंगे, इस तरह की वायलेंस होगी, तो फिर आपको एक तो वार्निंग देनी पड़ती है कि आपको ये जो है घोषित किया गया, आप ये दिस क्राउड इज नाउ नॉट पीसफुल क्राउड, और आप यहाँ से चले जाएं। तो वो मुझे भरोसा है उन्होंने जरूर वो चेतावनी दी होगी। उसके बाद जब आप इस तरह की पत्थरबाजी और घायल होने लगेगा तो फिर आपने नेचुरल जो भी एसओपी के हिसाब से करना होता है। हालांकि एसओपी होती है, कागजों पे होती है। जब आप अपना कुलीग वहां लिंच हो रहा हो तो आप उस वक्त नहीं कहेंगे कि पहले मैं पूछ लूंगा किसी से या कहीं से, पहले पढ़ लूंगा उसके बाद करूंगा। और दूसरा जो आप देख रहे थे राहुल गांधी जी पार्लियामेंट में क्या बोल रहे थे, मैं उस पर आने वाला था आपके पास। मैं उसको कवर करूंगा। देखिए, ऐसा जिन्होंने डील किया हमें मालूम है, ये वहां जो लोकल लेवल पे मजिस्ट्रेट होता है उसका आदेश लेना पड़ता है पुलिस को, या अगर मजिस्ट्रेट ना हो तो ऐसे हालात जब हो तो जो सीनियर पुलिस ऑफिसर होता है उसका आदेश लेना पड़ता है। सर वो जो ऑफिसर होते हैं, क्या वो भी प्लॉट पर होते हैं या प्लॉट के आसपास होते हैं, हालात को देख रहे होते हैं? वो मौके पे होना चाहिए। अच्छा। वही ऑर्डर दे सकता है। ये नहीं कि मैं ऑफिस में बैठूं तो मैं ऑर्डर, वो नहीं होता है। तो राहुल गांधी जी का कहना कि जो होम मिनिस्टर साहब ने ये आदेश दिया, ऐसा नहीं होता है। मैं अपनी बात करूंगा, मुझे नहीं मालूम दिल्ली पुलिस और वो लोग कैसे, इवन आरएएफ, आप अपना तजुर्बा शेयर कीजिए। आरएएफ भी जो है वहां दिल्ली पुलिस की असिस्टेंस के लिए आती है। आप लोकल पुलिस के मुताबिक काम करते हैं। तो मैं अगर सपोज करो वहां डीसीपी हूं या कमिश्नर हूं, तो मुझे होम मिनिस्टर अगर कहेंगे भी, मैं वही करूंगा जो मेरा सिखलाई और मेरा दिमाग कहेगा, क्योंकि मैं अपनी नौकरी खतरे में नहीं डाल सकता। कल को कमीशन फेस करना है तो मुझे फेस करना है, अमित शाह जी को नहीं करना है ना। तो मैं उनके कहने के पर कि वो कहेंगे ये गोली चला दो तो मैं नहीं चलाऊंगा अनलेस मुझे लगता है। तो ये तो जो बात हो रही थी, मुझे लगता है उनको शायद इतनी सूझबूझ या इतनी समझदारी ग्राउंड रियलिटी की नहीं है। दूसरा, मैं ये यहाँ बात करना चाहता हूं कि आप अब ये मार्च पार्लियामेंट की तरफ हो रहा है और हिंसक हो गया, और उसमें आपने देखा ही दिल्ली पुलिस ने दिखाया किस तरह 900 प्लस तो पुराने क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले, हिस्ट्री शीटर, मर्डर, ऐसे लोगों को आप पार्लियामेंट हाउस में जाने देते? फिर तो आपकी नौकरी ही गई। जो लेटेस्ट सीसीटीवी फुटेज आया सर, उसमें दिखाई पड़ रहा है कि पार्लियामेंट के बहुत नजदीक तक वो लोग कुछ प्रदर्शनकारी पहुंच गए थे। लालचंद्र जी, वही मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूं। अब कह रहे हैं 50 गज तक पहुंच गए थे। तो आप इमेजिन करो, हाइपोथेटिकली मैं कह रहा हूं, अगर इनको नहीं रोका जाता, फोर्स बल का इस्तेमाल नहीं किया जाता और ये पार्लियामेंट में घुस जाता, आप समझते हैं उसका क्या होता? बिल्कुल देश का सवाल हो जाता। बिल्कुल। आपने यही सीन देखे होंगे वाशिंगटन डीसी में, जब डोनाल्ड ट्रंप वो चला रहे थे, कैपिटल हिल्स वाला जो मामला था, कैपिटल हिल में देखा। क्या हम ऐसा चाहते हैं और अगली बार इसी पुलिस का इस्तेमाल करना है? अगली बार मैं इनसे अपील करूंगा कि जब ये ऐसा हिंसा को आएगा, आप साइड पे लाइन लगा के खड़े हो जाओ और इनको जाने दीजिए। फिर देखना राहुल गांधी जी क्या कहते हैं। लौटता हूं सर, क्योंकि आपसे और भी कई पहलुओं पर बात तो करनी है, क्योंकि आपको लंबा तजुर्बा रहा है ऐसी भीड़ को, ऐसे धरना प्रदर्शन को हैंडल करने का। लेकिन इस समय मैं पहले सीधे चलता हूं संजीव कौशिक जी के पास। संजीव कौशिक जी, जो ये प्रदर्शन जिस तरह से चला, आपके हिसाब से पुलिस को किस पॉइंट पर इन लोगों को रोकना था और किस तरह से रोकना था?
अगर वो आप बता दें तो फिर हम लोग भी मिलजुल करके पुलिस वालों की आलोचना करेंगे कि भाई वहां तक नहीं आने दिया, पहले ही क्यों रोक लिया। एक तो ये बताइएगा। दूसरी बात ये कि भाई किसी दूसरी तरह से क्यों नहीं रोका, ये इस तरह से लाठीचार्ज करके क्यों रोका या आंसू गैस का इस्तेमाल क्यों किया। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हम आप वहां पर रहते प्लॉट पर, संजीव जी, हम आप क्या करते बताइए। पहली बात तो लालचंद जी, हम उस आंदोलन के आंखों देखी गवाह हैं और हम सामने में थे, साथ में थे। ठीक, इससे आगे बात अच्छी बात है, ये तो और अच्छा लगेगा फिर तो आगे बात है। निश्चित तौर पे पुलिस के किसी भी अधिकारी के साथ, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, किसी भी अधिकारी के साथ यदि इस तरह की घटना हुई है, यदि उसको चोटें आई हैं, पूरी सहानुभूति है, नहीं होना चाहिए था। ठीक वैसे ही जैसे बच्चों के भी पैर टूटे, बच्चों के भी सर फूटे, उसके प्रति भी उतनी ही सहानुभूति होनी चाहिए। ठीक है। दूसरी बात सबसे ज्यादा बेहद शर्मनाक क्या है? सबसे ज्यादा बेहद शर्मनाक आज की राजनीति है। आप मुझे बताइए कि जो पुलिस होता है, आरक्षी बल जो होता है, जब उसकी ज्वाइनिंग होती है क्यों दौड़ाया जाता है उसको, क्यों उसकी फिटनेस देखी जाती है? पूरी बात हो जाती है, मैं क्लैरिफिकेशन ले रहा हूं। जी क्या दरअसल होता यह है कि इस बात की संभावना होती है कि जब कभी भी इस तरह की परिस्थितियां पैदा हो, पुलिस जवान स्वस्थ रहे, मजबूत रहे, वो उसको झेले, उसको डटे रहे, चाहे वो हाथ में डंडा हो उसके। निश्चित तौर पे उस परिस्थिति में इस तरह से घायल दोनों, या तो इधर के घायल होंगे नहीं तो उधर के घायल होंगे, और होते हैं। ठीक, पहली बार देखने को मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस पर नीच राजनीति कर रही है। कैसे? पुलिस के परिवार के लोग यदि खड़े होकर के या बैठ करके, आपको क्या ये आसान लगता है या बहुत मामूली बात लगती है कि पुलिस के परिवार के लोग इस तरह से बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करें? फिर तो होना ये चाहिए पुलिस के परिवार के लोग खुलकर बोलिए थोड़ा सा। नहीं खुल क्या रहे हैं, पुलिस के परिवार के लोगों को पता होती है। आप क्या कह रहे हैं? बीजेपी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा रही है, कहना चाहते हैं तो कहिए। उसी पे आ रहा हूं। और उससे भी ज्यादा बेहद शर्मनाक क्या है कि आप उस धरने पर बैठे जैन जी के खिलाफ पुलिस के घर के जैन जी को तैयार कर रहे हैं आप। इससे भी ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं है। मतलब वो अपनी बात ना मैं दूसरी बात कह रहा हूं, यदि इतनी लंबी बातें हो गई और निश्चित तौर पे उनके परिवार के पक्ष के लोग आके बात कर रहे हैं, सहानुभूति मेरी भी है, लेकिन आप में से कोई मुझे यह बताएगा कि पैलेट गन कहां चलाया जाता है, AK-47 कहां चलाई जाती है, और उसी पुलिस अधिकारी के साथ साथ सफेद नाक पे रुमाल बांधे और डंडा लिए हुए वो मुस्टंडा गुंडा किसके तहत वहां पे बैठा हुआ था। और सबसे पहले उन अराजक लोग जो पुलिस के साथ बैठे हुए थे, उन लोगों ने लड़कियों के प्राइवेट पार्ट में वो डंडा घुसाना। और ये एक तरफा, सबसे बड़ी मुश्किल क्या है कि रिपोर्ट में भी हमने देखा, उतना ही बोलिए जितना कि सब कुछ सामने आया। नहीं, रिपोर्ट भी हमने देखा। आपने क्या वो वीडियो देखा? आपने क्या वो वीडियो देखा कि पुलिस ने डंडे से कार का शीशा तोड़ दिया, विद्यार्थियों पर इसका आरोप लगे? आपने वो वीडियो देखा जो पुलिस ने डंडे से किस तरह से लड़कियों के प्राइवेट पार्ट में डंडा घुसाया? क्या आपने वो वीडियो दिखाया कि पुलिस किस तरह से एक लड़की के कान के नीचे तमाचा मार रही है और लड़की गस खा के गिर जा रही है? शुरुआत किसने की? बच्चे थे, वो राजनीतिक दल के लोग थे। लड़की शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रही थी। मैंने कहा कि वो बच्चे थे या राजनीतिक दल की लड़की शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रही थी या कुछ तोड़फोड़ या हिंसा कर रही थी? किसने अधिकार दिया पुलिस को? महिला पे हाथ उठाने का अधिकार किसने दे दिया? कौन सा धारा लगाएंगे आप, ये बताइए मुझे। मैं ये जानता हूं, आप मुझे बताइए कि बहुत सारे रील को आधा काट कर वायरल किया गया है। आप पहले बहुत सारे रील को आधा काट कर अपने पक्ष में वायरल किया गया है, मैं जानता हूं। अभी यहाँ वैद्य साहब बैठे हैं, आप उनसे पूछिए कि पैलेट गन सबसे पहले कहां के लिए बना और कहां इस्तेमाल हुआ, पूछिए आप। सुप्रीम कोर्ट ने विचार करके बता दिया है पैलेट गन के लिए। आप बच्चों के ऊपर चलाएंगे? सुप्रीम कोर्ट ने विचार कर लिया इतनी पैलेट गन कहां चलना चाहिए। बोला पैलेट गन के लिए कोई ज्योग्राफी नहीं होती, चलाइए फिर। पैलेट गन के लिए कोई ज्योग्राफी नहीं होती, सीने छलनी कर दीजिए, इस राज्य में चलेगा और इस राज्य में नहीं चलेगा। बच्चों के सीने को छलनी कर दीजिए। जहां कहीं भी भारतीय जनता पार्टी, जहां कहीं भी इस तरह की गुंडागर्दी होगी, भारतीय जनता पार्टी और सरकार को जवाब देते नहीं होने के बाद पैलेट गन चलना चाहिए। लालचंद जी, भारतीय जनता पार्टी और सरकार के पास जवाब नहीं है, मुंह छुपाते फिर रहे हैं वो, बच्चों के पीछे राजनीति कर रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारियों के परिवार के पीछे की राजनीति कर रहे हैं। ये आपने आरोप लगा दिया कि दिल्ली पुलिस के जो बच्चे हैं जेनजी, उनको मुकाबले में लाके खड़ा कर रही है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा रही है। आप मुझे बताइए, आप अनिला सिंह जी की पार्टी पर ये आरोप लगा रहे हैं कि उनकी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस बताइए कि दिल्ली में दंगे हुए। अनिला सिंह जी रिस्पॉन्ड कीजिए। आप मुझे बताइए, दिल्ली में दंगे हुए, पुलिस घायल हुई, उसमें अभी उम्र कैद की सजा आई है, किसी व्यक्ति ने बैठ के कोई उम्र प्रेस कैद की कॉन्फ्रेंस सजा किया हो?
आज ही आई है उम्र कैद की सजा उसको। लालचंद जी मूल मुद्दे से मत भागिए, खड़े होते थे, जो मुद्दा है उसी पर है ये लालचंद जी। बिल्कुल, इसीलिए मैंने वो उसका जिक्र नहीं किया। मैंने कहा कि उस दंगे में भी पुलिस घायल हुए थे, इसीलिए मैंने कहा उस दंगे में भी पुलिस घायल हुए थे, पुलिस के बच्चे निकल के वहां रुक जाइए। अब अनिला सिंह जी जवाब दे रही हैं आपकी बात होगा। अनिला सिंह जी, क्या दिल्ली पुलिस के बच्चों के जेनजी की आवाज सामने नहीं आना चाहिए? क्या हमारे रक्षकों के दर्द सामने नहीं आने चाहिए? मैं इसलिए ये पूछ रहा हूं और इसलिए भी मुझे दर्द है कि मेरे और आपके जैसे लोग जो शांतिपूर्ण ढंग से रहते हैं, उनका बचाव करने के लिए यही रक्षक हमारे रक्षक हैं। और अगर इनके ऊपर इस तरह से हमला होगा और उनकी आवाज में हम शामिल नहीं होंगे तो कल को वो हमारी रक्षा करने के लिए क्यों आएंगे? फिर हम कैसे रहेंगे? सिविल समाज के लोग, नागरिक समाज के लोग कैसे जिएंगे? बताइए। मेरी सभी को राम राम। राम राम। और लालचंद जी, मेरा दिल बहुत दुखी है आज, बहुत भारी है, क्योंकि मैं भी इसीलिए ये सवाल आज उठा रहा हूं। मैं खुद ही एक पुलिस अधिकारी की बेटी हूं और एक प्रशासनिक अधिकारी की पत्नी रही जी। ठीक है, और जिस प्रकार से व्यवहार किया गया है राजनीतिक दल और युवाओं या जेन जी के भेष में जो वहां पे प्रोटेस्टर्स थे, जो अराजकता वहां पे कर रहे थे जी, और जो दुर्व्यवहार वहां पे फोर्सेस के साथ किया गया, क्या आप सोचिए एक आम नागरिक, परिवार छोड़ दीजिए, कोई भी एक आम नागरिक है, उसको वो क्या स्वीकार्य होगा? नहीं है, बिल्कुल नहीं। नेताओं को नहीं, एक सेकंड में बात पूरी कर लूं अब है, मुझे 1 मिनट दीजिए। राजनीति है ना, आप राजनीति करना चाहते हैं राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी, ये इतने सारे जी वहां पर घूम रहे थे स्पॉन्सर करते हुए, केजरीवाल जी, संजय सिंह जी। हाँ, अगर आपको गालियां देनी है, आपको लाठियां चलवानी है, आपको डेरोगेटरी वर्ड्स यूज करने हैं, तो आप नेताओं के ऊपर यूज करो। फोर्सेस वहां पे अपना काम करने के लिए खड़ी थी। और मैं बता दूं कांग्रेस पार्टी को जी कि महिलाओं के शक्ल में अगर आप यहां पर चिल्ला कर बोल रहे किसने अधिकार दिया, किसने अधिकार दिया, किसने अधिकार दिया, मेरा संविधान बराबरी मानता है, ठीक है, मेरा कानून बराबरी मानता है। क्रिमिनल लॉ की अगर थोड़ी भी जानकारी होगी तो वहां पे महिला और पुरुष इस प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता। क्राइम इज क्राइम। हाँ, वहां लाठियां आप मार रहे हो, गालियां उनको दे रहे हो, ईंटों से उनका सर फोड़ रहे हो और फिर कह रहे हो कि उनका परिवार चुप होकर बैठे। ढ्यूटी जाते हुए पुलिस वाले को लिंच कर लिया था, ड्यूटी जा रहा था पुलिस वाला। लाल सिंह जी, मैं उत्तर प्रदेश से आती हूँ। ये वो ढोंगी पार्टियां है ना, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, हलाल हिंदुओं की पार्टी, जो वहां पर घायल हुए थे पुलिस वाले, जब भी घायल हुए हैं, कुछ भी आपको याद होगा जब यहां पर पूरा दिल्ली बॉर्डर रोका हुआ था, तो इस प्रकार का प्रयास उत्तर प्रदेश में भी किया गया था। और जब पुलिस वालों ने रोका तो उनके ऊपर आक्रमण किया, तो योगी आदित्यनाथ जी ने पोस्टर चिपकवा दिए थे। पुलिस वाले भी घायल हुए थे। प्रियंका वाड्रा जो है, जो अराजक तत्व थे, उनके घर मिलने गई थी मैडम, पुलिस वालों से मिलने नहीं गई थी। इसीलिए तो, क्योंकि एक पक्ष की बात हुई, दूसरे पक्ष की बात नहीं हुई। एक बात और कह दूं, एक बात जल्दी से कर लीजिए, जल्दी से। एक बात, हाँ, तो ये कहना चाहूंगी मैं कि अगली बार जो लोग गालियां दे रहे थे, सर फोड़ रहे थे पुलिस फोर्सेस का, कुछ भी होता है आपके घर में, कुछ भी आपके साथ इलीगल होता है ना, तो राहुल गांधी को फोन कर लेना, डिंपल भाभी को फोन कर लेना, अखिलेश यादव को फोन कर लेना, प्रियंका दीदी को फोन कर लेना, पुलिस वाले को फोन नहीं। ये साधारण बच्चों के लिए ये बात ठीक है, साधारण बच्चे फोन कर लें, साधारण बच्चे को हमें भी फोन करें। धमकी है? नहीं, कोई धमकी नहीं है। रुकिए रुकिए, अशोक जी अभी तक नहीं बोले, रुक जाइए। अब आप दोनों रुकिए, थोड़ा रुकिए। अशोक जी अभी तक बोले नहीं है, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, फिर सीधे अशोक जी के पास आएंगे। 5 की पंचायत में छोटा सा ब्रेक। अशोक जी तुरंत लौटता हूं, छोटा सा ब्रेक। पुलिस? मिस सीमा जी, अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे। क्यों? लेकिन मैं अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो। डिजिटल अरेस्ट? 1 लाख दो, बच जाओगे। इतने पैसे? अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा। जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
हेलो मम्मा। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ग्रेट प्रोडक्ट्स, जीरो इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या आप तैयार है? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं 5 की पंचायत। इस समय सीधे अशोक जी के पास चलते हैं। अशोक जी, जिस तरह के ये सारे पूरे मामले आए, आज जिस तरह उन परिवारों ने अपना दर्द रखा है, आपको भी लगता है क्या संजीव कौशिक जी की तरह कि बीजेपी ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दिया और उनके परिवारों के दर्द को नहीं सुनना चाहिए? उनके बच्चे जेनजी नहीं हैं, आप भी इसमें शामिल हैं, बताइए। देखिए लालचंद जी, अगर हकीकत कहा जाए तो लोगों को अभी तक ये लगता था कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू को मुसलमान से लड़ाती थी और राज्य को एक राज्य के लोग जनता को दूसरे राज्य की जनता से लड़ाती थी, अगड़ों को पिछड़े से लड़ाती थी। लेकिन अगर गहराई में जाएंगे तो पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को तानाशाही व्यवस्था से भी लड़ाती है, संविधान को मनुस्मृति से लड़ाती है, और आज तो हद हो गई, अपने बच्चों को उनके पेरेंट्स से लड़वा दिया। ये हद है, मतलब एक्सट्रीम हो गया कि बच्चों को उनके पेरेंट्स से लड़वा दिया। आप बताइए, कोई भी आंदोलन होता है देश में, आंदोलन अगर लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से होता है लालचंद जी, तो ये लोकतंत्र को मजबूत करता है। और जो यहाँ तक ठीक है, आपको तानाशाह समझते हैं, यहाँ तक ठीक है अशोक जी, मैं भी सहमत हूँ। लालचंद जी, जो सरकारें अपने आप को ऑलमाइटी समझती हैं, विष्णु का अवतार समझती हैं, नॉन बायोलॉजिकल समझती हैं, जो किसी के मन की बात नहीं लेती हैं, अपने मन की बात सुनाती हैं, ऐसी सरकारों के लिए तो इस तरह का प्रोटेस्ट जरूर चाहिए। और इस तरह का अगर प्रोटेस्ट नहीं होगा संवैधानिक तरीके से, तो सरकारें अपने आप को आज विष्णु का अवतार बता रही है। ठीक। मुझे इस जगह पर मुझे एक सवाल आपसे पूछना है। जंतर मंतर पर जब तक ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन था, मैं आपके साथ खड़ा हूं कि ये संवैधानिक था। ठीक है, यहां तक मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं। अब मुझे बताइए कि जिस समय ये प्रदर्शन जंतर मंतर से बाहर निकल करके संसद की तरफ मार्च करता है, तोड़फोड़ करते हुए और हिंसा करते हुए और पूरी गुंडागर्दी करते हुए, आप उसको भी संवैधानिक अधिकार मानते हैं प्रदर्शन का? बताइए। देखिए, मैंने शुरू में कह दिया कि प्रदर्शन में हिंसा ठीक नहीं है। ठीक, प्रदर्शन में किसी तरह की हिंसा ठीक नहीं है, लेकिन हर चीज का एक जो है ना लालचंद, देखिए मेडिकल में एक वर्ड है पेन थ्रेशोल्ड, मतलब दर्द को सहने की क्षमता। लेकिन जब वो दर्द की सहने की क्षमता से जब ऊपर दर्द होने लगता है ना, तो फिर आदमी थोड़ा सा अपना मानसिक संतुलन जो डिस्टर्ब होने लगता है। आप बताइए, उत्तर प्रदेश में 20 पेपर लीक हो गए, पूरे देश में कई दर्जन पेपर लीक हो गए, और हमारे छात्रों ने सिर्फ एक सरकार से जवाबदेही सुनिश्चित करने की मांग की कि इसके लिए जो जिम्मेदार जो मंत्री उसका इस्तीफा हो जाए। लेकिन सरकार तो कहती है कि हमारे राज्य में इस्तीफे नहीं होते, डिफेंस मिनिस्टर करें, यूपीए गवर्नमेंट नहीं है भैया। यहाँ पर मेरी थोड़ी सी असहमति है अशोक जी, थोड़ी सी असहमति है। मेरा ये कहना है कि ठीक है, आपके तर्क को मैंने मान लिया कि बड़ा दर्द था, ठीक है, वाजिब भी है, वाजिब दर्द हो सकते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि बाबा साहब अंबेडकर, हमारे तमाम महापुरुष, उन्होंने हमें एक लोकतांत्रिक व्यवस्था दी है, खूबसूरत संसदीय लोकतंत्र है। अपनी आवाज उठाइए, अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से संसद के अंदर उठाइए, चुनाव आए तो अपने वोट का इस्तेमाल कीजिए, जिसको पसंद करते हैं उसको दीजिए, जिसको ना पसंद करते हैं उनको नहीं दीजिए। लेकिन यह संसद पर हमारे कुछ पड़ोसी देशों की तरह संसद में घुसने की कोशिश, संसद में वहां जाकर पहुंचकर तोड़फोड़ और हिंसा करने की कोशिश, इसमें किसी भी तरह से आपको लगता है इसमें भी कोई लक्ष्मण रेखा खींचने की जरूरत है, या इसमें सीधा यह कहना है कि यह नहीं होना चाहिए? देखिए, लोकतंत्र की खूबसूरती आपने बताई, अच्छी बात है, हमारे संविधान ने लोकतंत्र को खूबसूरत बनाया था। लेकिन लोकतंत्र पर ग्रहण 2014 से लगातार लगा हुआ है, और ये लोकतंत्र पर ग्रहण का ही नतीजा है कि हमारे छात्रों पर, हमारे छात्राओं पर जिस तरह पैलेट गन, जिस तरह AK-47, जिस तरह से वाटर कैनन, जिस तरह से आंसू गैस, ये सारी चीजें की गई, और वहां पर सादे वर्दी में गुंडों को लगाया गया। आप समाजवादी नेता हैं, आप समाजवादी नेता, आपको पता है इस देश में लोकतंत्र पर ग्रहण कब लगा था? इस देश में 1975 में लोकतंत्र पर ग्रहण लगा था। उसके बाद से लोकतंत्र पर ग्रहण नहीं है, लोकतंत्र है। ठीक है, मैं लौटता हूं विजय सर।
विजय सर, ये सवाल तो बहुत ही मुझे लगता है कि चिंताजनक है कि हम आप जैसे लोग जो शांति प्रिय हैं, और जाहिर सी बात है कि सारे लोग शांति प्रिय हैं कुछ गुंडों को छोड़ करके, वो आगे चल करके एक अच्छा नागरिक जीवन जिए, इसके लिए पुलिस की व्यवस्था होती है। पुलिस की व्यवस्था इसीलिए है ना कि आम नागरिकों की सुरक्षा हो, सरकारी संस्थाओं की सुरक्षा हो, सरकारी संपत्ति की सुरक्षा हो, लोगों की संपत्ति की सुरक्षा हो। जब कभी गुंडा वर्सेस पुलिस हो जाता है, ऐसे में पुलिस के साथ तो हमें खड़ा होना पड़ेगा विजय सर, क्योंकि हमें भी तो अपनी जिंदगी जीनी है, उन करोड़ों शांति प्रिय लोगों को अपनी जिंदगी जीनी है जिसके रक्षक के रूप में पुलिस वाले खड़े रहते हैं। उनके दर्द की आवाज हमें बननी पड़ेगी, इस नाते भी बननी पड़ेगी। विजय सर, बिल्कुल ठीक बात है। एक तो ये हमारा कॉन्सेप्ट जो है ना, इन जनरल सोसाइटी में पुलिस का कॉन्सेप्ट क्या है, सिक्योरिटी फोर्सेस का कॉन्सेप्ट क्या है? पुलिस का कॉन्सेप्ट ही नागरिकों के लिए, सिविलियंस के लिए है। यस, उनकी सुरक्षा के लिए। एक्चुअली पुलिस बनी सिविलियंस के लिए है। गुंडों पर वो एक्शन करती है, वो उसका साइड इफेक्ट है, एक समझिए। बिल्कुल, कि सिविलियंस पर कोई गड़बड़ ना हो, उस इफेक्ट को रोकने के लिए पुलिस का काम इस्तेमाल किया जाता है आमतौर पर। 90% चांसेस ऐसा होता है, और आम आंदोलनों में ऐसा होता है। आज मैं ये पूछ रहा हूं, जो हमारे सारे गेस्ट से माननीय, यदि वहां संसद में वो सारे लोग पहुंच जाते, ठीक, क्योंकि मैं फिर से वहीं 20 जुलाई की सुबह को मुझे आज भी याद आ रहा है, क्योंकि आप भी जानते हैं मैंने तो 40 साल पार्लियामेंट को कवर किया है। मैं एक एक कदम बता सकता हूं किस गेट से कहां पहुंचा जा सकता है। बिल्कुल, आपका लंबा तजुर्बा है सर। तो वो जिस गेट तक वो पहुंच गए थे, मैं उस समय भी चिंता कर रहा था, क्योंकि वो 50 मीटर 60 मीटर दूर पर थे मकर द्वार से भी, और जो पीछे की जगह थी, और मैं हैरान भी था। मतलब सच बता रहा हूं मैं, आज आपकी चर्चा में नहीं, मैं इससे पहले भी चर्चा की कि वहां तक कैसे बच्चे लोग पहुंच गए। उसे मैंने तो इंटेलिजेंस फेल्योर भी कहा। बिल्कुल, ये भी एक एंगल है, बेशक, कि इंटेलिजेंस फेल्योर है कि भाई वहां तक लोग कैसे पहुंच गए। क्योंकि जितना मैं जानता हूं, उस पूरे सर्किल को, यदि आप रफी मार्ग को देखें, रेलवे किदवई मार्ग को देखें, रेल प्रेस क्लब वाली सड़क को देखें, जो राजेंद्र प्रसाद मार्ग को देखें, सारे मार्गों को आप देख ले, रायसीना रोड को देख ले, संसद मार्ग को देख ले, तो उन सारे सर्किल पर, या अशोक रोड से अंदर की तरफ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से आते हुए, ठीक है ना, वो सारी सड़कें आपने भी देखी है। तो पुलिस को उन सारी, मान लिया कि छात्रों ने कहा था कि आंदोलन हम नहीं जाएंगे, लेकिन पुलिस की व्यवस्था में ये शामिल होता है कि क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं। बिल्कुल, तो उस समय मुझे लगा कि कहीं इंटेलिजेंस फेल्योर तो नहीं हुआ कि इस तरह से किया गया है, या पुलिस ने ज्यादा नरमी तो नहीं बरती, क्योंकि कुछ भी हो सकता था। और जैसे आपने जिक्र किया पड़ोसी देशों में जो कुछ हुआ, आपको यदि श्रीलंका के विजुअल्स याद हो, आपको बांग्लादेश के विजुअल्स याद हो, तो कभी भी भीड़ को देखिए, एक तो भीड़ की साइकी अलग होती है, कुछ अच्छे लोग भी भीड़ में जाकर अराजक हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो उसको भी ध्यान रखने का होता है। और एसओपी की बात हुई, मैंने भी एसओपी की बात की, पुलिस जो है एसओपी का इस्तेमाल किया कि नहीं किया, ये सारी बातें होती है। लेकिन लालचंद जी हैं, आज बैठे हुए यहाँ पर, जैकेट पहने हुए हैं, पॉकेट स्क्वायर लगा हुआ है, दूरदर्शन में यहाँ पर बैठे हुए एंकर कर रहे हैं। लेकिन वो आंदोलन कवर कर रहे होते तो क्या उनको एसओपी होती कि भाई आप पहले जैकेट में पॉकेट स्क्वायर क्यों नहीं लगा रखा है? उनका पहला काम था कि उसको कवर करना। और क्या प्रसार भारती के सीईओ लालचंद जी को फोन करके कहते कि भैया इसको ठीक करो स्क्वायर को? एसओपी सामान्य स्थितियों को रूल करने के लिए होती है। बिल्कुल, और इसीलिए जो ऑफिसर ग्राउंड जीरो पर होता है, चाहे वो रिपोर्टर ग्राउंड जीरो पर हो, आप इतने बड़े संपादक हैं, रिपोर्टर जो ग्राउंड जीरो पर होता है वो बताता है, उसे हम मानते हैं। ऐसे पुलिस का ऑफिसर जो ग्राउंड पर है वो बता रहा है उन स्थितियों को कैसे देखा जाए जी। लेकिन मुझे इसमें एक चूक ये लगती है कि सरकार को ये करना चाहिए था कि जब 2 दिन बहस हुई तो उसमें सरकार की तरफ से एक पूरी रिपोर्ट दे दी जाती कि भाई ये घटना हुई थी, ये काम हुआ। अब पैलेट गन भी चली है तो पैलेट गन चली है तो उसको बताने में भी कोई आपत्ति नहीं, कोई अपराध तो हो नहीं गया। किन कारणों से चली, कितनी चली, कितना नुकसान हुआ, तो उससे थोड़ा सा जो धुआं था या जो फॉग बना हुआ है वो ज्यादा क्लैरिटी। और सरकार ये बता देती उस समय कि भाई 110 पुलिस वाले घायल हुए, एक बड़े ऑफिसर घायल हुए, एक की चोट हुई या संपत्ति में कितना नुकसान हुआ और बच्चों के साथ क्या हुआ, तो उससे मुझे लगता है ज्यादा क्लैरिटी आती। लेकिन सरकार का फोकस शायद उस समय था कि भाई आंदोलन को कैसे खत्म किया जाए, छात्रों की बात को कैसे माना जाए। जहां तक मुझे जानकारी मिली थी कि जो होम मिनिस्टर साहब हैं उनकी तरफ से ये मैसेज था, मैसेज का मतलब कोई आदेश नहीं था कि बच्चों के साथ कोई मिस हैपनिंग नहीं होनी चाहिए। और वो इसलिए भी था होम मिनिस्टर के साथ साथ पॉलिटिकल लीडर के तौर पे भी कि वो जानते थे कि यदि बच्चों के साथ मिस हैपनिंग हुई तो उसके रिपरकशंस दूसरे तरीके के होंगे। बिल्कुल बिल्कुल।
बिल्कुल, और ये तो आप सही कह रहे हैं। मतलब मुझे ऐसे बात समझ में आती है, बाकी तो मुझे लगता है कि जो बात आपने उठाई विजय सर, जो बात आपने उठाई कि इस पर सरकार की तरफ से एक जिसे कहते हैं ना कि पूरी स्थिति क्या थी, उस पर सरकार की तरफ से बयान अभी आने की संभावना है। संसद तो अभी चल रहा है, तो हो सकता है ना, हाँ आ सकता है वो बयान, उसका हमें इंतजार करना चाहिए। मैं सीधे इस समय एसपी वैद्य सर के पास चलता हूँ। वैद्य सर, जो बातें उठ रही हैं एसओपी की, वो तो आप बताइएगा ही। दूसरी बात मुझे ये बताइए कि जो अभी विजय सर कह रहे थे कि क्या पुलिस ने ये इतना हिंसक हो सकता है, इसको एंटिसिपेट नहीं किया था क्या, इसको सोचा नहीं था क्या? क्या इंटेलिजेंस को लेकर के कहीं कोई कम्युनिकेशन गैप रहा? और एक बात मैं, और बाकी सारे पैनलिस्ट भी इस बात को सुनिएगा, हम सब जानते हैं कि कितनी दूरी पर है जंतर मंतर पार्लियामेंट से? 1.5 किलोमीटर विजय सर, 1.5 किलोमीटर होगा, है ना? 1.5 किलोमीटर की दूरी पर जंतर मंतर है। आगे के लिए बात कर रहा हूं, ये नहीं कि किसकी सरकार है और कौन विपक्ष में है, मैं आगे के लिए बात कर रहा हूं कि इतनी कम दूरी पर, 1.5 किलोमीटर की दूरी पर कितने लोगों को इकट्ठा होने दिया जाए, इसके बारे में आपस में राजनीतिक दलों में सरकार और विपक्ष के बीच सहमति बन जानी चाहिए इस घटना के बाद, ताकि आगे इस तरह की कभी कोई घटना ना घटे कि कोई संसद भवन के नजदीक इतना नजदीक जाकर के तोड़फोड़ करे। वैद्य सर, क्या यह भी जरूरी महसूस होगा, ये इसकी जरूरत महसूस होगी कि आगे चलकर ऐसी कोई स्थिति ना बने? लालचंद्र जी, बिल्कुल सही आपने कहा और मैं विजय जी के साथ बिल्कुल सहमत हूं। मुझे लगता है पुलिस को शायद इसकी उम्मीद नहीं थी, या वो इसका अंदाजा नहीं लगा सके कि इस तरह की वायलेंस हो सकती है और इस तरह का अनअनाउंस्ड मार्च हो सकता है पार्लियामेंट के लिए। और आपने जो कहा कि इतना पास प्रोटेस्टिंग साइट होना चाहिए, बिल्कुल वैलिड पॉइंट है और आइंदा के लिए पुलिस को इस पे संज्ञान करना चाहिए। पुलिस और सरकार दोनों को मिलकर के, चाहे किसी की भी सरकार हो, इस पे सोच विचार होना चाहिए कि बेटर अल्टरनेटिव क्या हो सकता है। दूसरा, मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हमारे देशवासियों को ये डिसाइड करना, क्या ये देश कानून से चलेगा या अराजकता से चलेगा। ये कानून तो ये कहता है कि असॉल्टिंग ए पब्लिक सर्वेंट ऑन ड्यूटी, अगर आप बीएनएस का सेक्शन पढ़े 121 और 132 जो है वो एक क्रिमिनल ऑफेंस बनता है और उसमें 2 साल या प्लस की इसकी सजा है। और ये जो टिपके जो इसको लीड कर रहे थे, मैं उनका बायोडाटा पढ़ रहा, शायद वो यूएसए में पढ़ते हैं, बॉस्टन में, कहाँ पर। इतना ही उनसे कहूंगा कि एक बार इस तरह का वहां अमेरिकन पुलिस को आप असॉल्ट एक सिपाही को करके ऐसा देखा है सर कि सीधे एक महिला प्रदर्शनकारी थी, सीधे गोली ठूंस दिया अमेरिकन पुलिस ने, यूएस पुलिस ने वहां पे। ये भी दृश्य में देखा है, और कैसे कनपट्टी पर बंदूक रख करके वहां यूएस की पुलिस डील करती है, कैसे सीधा जो है हॉस्टल में एक भारतीय छात्र को गोली मार दी थी। ये किसी भी दुनिया के देश में एक्सेप्टेबल नहीं है कि आप पुलिस की इस तरह से हालत खराब करें। ये आपको सोचना है, आप देशवासियों को, कि आपको फिर इसी पुलिस से आगे भी चलाना है। तो अगर आप समझते हैं आइंदा अगर आप इस बार आप इनको इस तरह से इनकी हालत करोगे, अगली बार वो कहेंगे ठीक है, ज्यादा से ज्यादा। मैं यही चिंता उठा रहा था, इसी चिंता को मैं सामने रख रहा था, इसी चिंता को सामने रख रहा था कि यह चिंता हमारी होनी चाहिए। खैर, संजीव कौशिक जी, जो ये अभी मैंने सवाल उठाया, देखिए सरकार कोई आज विपक्ष में है, कल को सरकार में आएगी, कल को जो आज सरकार में है वो विपक्ष में जा सकते हैं, आप विपक्ष में, आप सरकार में आ सकते हैं। लेकिन ये जिस तरह से ये पूरा मामला हुआ है और जिस तरह से इस मामले को बिगाड़ा गया है, अभी वैद्य सर कह रहे थे कि जो देश चलेगा वो तो कानून से चलेगा। मैंने तो ऐसे ऐसे अराजक, ऐसे ऐसे आंदोलनजीवी जो कि अराजकता के प्रतीक हैं, उनका इंटरव्यू सुना है। उन्होंने कहा कि यह देश संसद से नहीं सड़क से चलेगा, यह देश चुनाव से नहीं आंदोलन से चलेगा। बताइए, ऐसे ऐसे इंटरव्यू भी लोग दे रहे हैं और इसकी वकालत कर रहे हैं। संजीव कौशिक जी, क्या कांग्रेस? हाँ बिल्कुल, आप नाम ले लीजिए, नाम ले लीजिए। मैं नाम लेकर के बहुत ज्यादा महत्व नहीं देना चाहता था। सचमुच में यदि देश की सड़कें सुनी हो गई तो संसद आवारा हो जाएंगी, हमारी आवाज नहीं पहुंचेगी। बंद कर दीजिए तमाम असहमति के जो शब्द हैं, जो जगह हैं, सबको बंद कर दीजिए। जंतर मंतर को भी हटा दीजिए, न होगा, न कोई आंदोलन करेगा, न सरकार के विरोध में कोई बात करेगा।
सारे लोग इस पे बात कर रहे हैं कि दीप के कहां पढ़ा, दीप के कहां से आया, वहां जाकर के वो आंदोलन कर ले, वहां कितने लोग घायल हुए। ये कोई नहीं पूछ रहा कि आखिर वो बच्चे बैठे क्यों थे। इतने दिनों से सरकार के कानों तक वो आवाज बह रही। आप कह रहे हैं 1.5 किलोमीटर नहीं, 600-700 मीटर से ज्यादा नहीं है संसद भवन से वो जंतर मंतर। ठीक। और संसद भवन के कान के नीचे ये आवाज नहीं पहुंच रही थी। आखिर वो माने तो माने कैसे। आप सोच लिए थे बच्चे ये जैन जिनके तो बारे में मुझे ये बताइए, यहां पर मैं एक सवाल सरकार ने बहुत एक सवाल लीजिए, फिर एक सवाल लीजिए। फिर हमारे जो माननीय सांसद ठीक है, लोगों के वोट से चुन करके जाते हैं जी, इसी काम के लिए संसद के अंदर जाते हैं। इसका मतलब वो इस बात को मान लें कि उनके बस की ये बात नहीं, लोगों के मुद्दे को उठाना। मान लीजिए, फिर आवाज पहुंची ना, मान लीजिए चर्चा भी अगर हो रही है। आवारा सड़क ही तय करेगी, मैंने कहा कि चर्चा भी हो रही है, आवारा सड़क ही इस बात को तय करेगी, ठीक है, और अगर इस तरह तोड़फोड़ ही तय करेगी तो फिर मान लीजिए कि सांसद बनने का कोई फिर फायदा नहीं है। बच्चों के उस आंदोलन का ही नतीजा है कि सरकार को झुकना पड़ा, देश के शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, बच्चों से बात करने की नौबत आई, जेपी नड्डा साहब गए, जितेंद्र सिंह पहुंचे और बातचीत की, और अभी भी वादा खिलाफी हो रही है। ध्यान दीजिए, किस बात की वादा खिलाफी? अभी भी वादा खिलाफी हो रही है। क्या? बच्चों के साथ जो वादे किए गए उस वादे पे जो भी असली छात्र हैं, जो भी असली छात्र हैं वो आईडी कार्ड दिखा करके छूट रहे हैं। फिर हम कह रहे जो हैं, भी अपनी आईडी कार्ड दिखा रहे हैं उनको छोड़ दिया जा रहा है। फिर कह रहे हैं गुंडों को क्यों छोड़ेंगे? लगातार पूरे आंदोलन को जो आप उसी तरह के अपराधी बताने का प्रयास कर रहे हैं। काय पूरा हम नहीं कर रहे हैं। पूरा बच्चा सबको कह रहे हैं। आप लोग कह रहे हैं कि सारे निर्दोष बच्चे थे, आप लोग कह रहे हैं, हम कह रहे हैं दोनों तरह के लोग थे। हम डंके की चोट पर कह रहे हैं कि जो सही विद्यार्थी थे वो आईडी दिखाकर जा रहे हैं, छोड़े जा रहे हैं। कितने त्वरित गति से आपने तकरीबन 300 अपराधियों की पहचान कर ली आपने। काश उसी समय पहचान कर लिए होते और उसी में से निकाल के ले गए होते। इतनी तेज गति से आपने पहचान कर ली कि इतने अवांछित मर्डरर क्या क्या किस तरह के अपराधियों को मैं बताता हूं एफआरएस सिस्टम, अभी वैद्य सर बता देंगे, वैद्य सर बता देंगे। एफआरएस सिस्टम के तहत इन लोगों की पहचान की गई है, फेस रिकॉग्निशन सिस्टम। पकड़िए उनको, आजकल का जमाना हाईटेक है, डिजिटल है। लेकिन एक सवाल का जवाब हमें बहुत दुख के साथ करना पड़ रहा है कि यहाँ तमाम लोग हमसे सीनियर हैं और बड़े बड़े विद्वान लोग बैठे हुए हैं। हम विजय जी से भी कहेंगे, हम वैद्य जी से भी कहेंगे, लेकिन मेरे सवाल का जवाब कोई नहीं दे रहा था कि दे रहा है अभी भी कि वो दिल्ली पुलिस के साथ साथ सादी वर्दी में हाथ में वो डंडा लिए और पुलिस का ही वो ट्रांसपेरेंट डंडा लिया, नाक पर रुमाल बांधा, वो गुंडा किसके थे? आरएसएस के थे? कितने थे? भारतीय जनता पार्टी कितने थे? देश के गृह मंत्रालय कितने थे? सैकड़ों की संख्या में थे, सैकड़ों की संख्या में, और सबसे पहले डंडा चलाने वाले वो लोग थे। ठीक है, बड़े बड़े वकील हुआ व्यक्ति कैसे था? बड़े बड़े वकील जिसकी नाम की चर्चा होती है वो गए हुए हैं ना अदालत, वो सारे फुटेज लेकर के और वो सारे ड्रेस और डंडा लेकर के वहां दिखाइए कि ये कौन है, इसकी पहचान होनी चाहिए। कोई तो बता दे कि वो कौन थे। आप ही बता दीजिए। हम तो बोल रहे हैं कि वो आरएसएस के गुंडे थे, भारतीय जनता पार्टी के साबित कर दीजिए, तमाम सरकार के गुंडे थे, वो साबित कर दीजिए। वहां वो कहेंगे कांग्रेस के गुंडे थे, इसलिए पुलिस के साथ तो उसी समय अगर मान लीजिए बिना किसी प्रूफ के कहना हो, विपक्षी पार्टी के वो गुंडे होते, बिना किसी प्रूफ के कहना हो तो कह देंगे ना सीधे। अभी अशोक जी के पास, अशोक जी ये बताइए कि जो ये कहा जा रहा है कि देश संसद से नहीं सड़क से चलेगा, देश चुनाव से नहीं आंदोलन से चलेगा। अब बताइए क्या समाजवादी पार्टी सड़क और विधानसभा के लिए चुनाव लड़ेगी या फिर सड़क पर ही रहेगी और आंदोलन ही करेगी, या समाजवादी पार्टी चुनाव की तैयारी कर रही है और संसद और विधानसभा की तैयारी कर रही है? बताइए अशोक जी। देखिए लालचंद जी, दोनों जरूरी है, सड़क भी जरूरी है, संसद भी जरूरी है, दोनों जरूरी है। लोहिया जी ने कहा था कि अगर सड़कें सुनी हो जाएगी तो संसद आवारा हो जाएगी, और इस संसद को आवारा होने से बचाने के लिए सड़कों का गुलजार होना जरूरी है। और सड़कों को गुलजार अगर आंदोलनकारी नहीं करेंगे तो ये गूंगी बहरी सरकार नहीं सुनने वाली है। तो आप बताइए, इतना दिन लगभग 12-13 साल हो गया, देश का प्रधानमंत्री सिर्फ मन की बात सुनाता है, किसी भी वर्ग का, न तो किसान, छात्र, नौजवान, किसी के मन की बात सुनने की जहमत कभी प्रधानमंत्री जी ने उठाई? कभी उठाई हो तो बताइए। उठाते तो है मन की बात। प्रधानमंत्री की कुर्सी में बैठे हो, लालचंद जी, प्रधानमंत्री कुर्सी पे आप बैठे हो, आप किसी की मन की बात नहीं सुनोगे, सिर्फ अपनी मन की बात सुनाओगे। एक दौर आएगा जब इस देश में क्रांति होगी, जब इस देश में इंकलाब होगा, और इंकलाब होगा तो सरकार को झुकना पड़ेगा। अशोक जी, क्या सरकार के बड़े बड़े मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते?
क्या बीजेपी के बड़े बड़े नेता जो सत्ताधारी पार्टी है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते? क्या सरकार की तरफ से मंत्रियों की प्रेस वार्ता नहीं होती है? होती है ना? क्या उसमें सवाल, ये सारे सवाल नहीं पूछे जाते हैं? पूछे जाते हैं कि नहीं, बताइए। बीजेपी का भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है और बड़े बड़े कैबिनेट मंत्री भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो वो वही बातें कहते हैं। अगर बड़ा बड़ा कैबिनेट मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है तो वो वही बातें कह रहे हैं जो कभी आपका अगर इशारा ये है कि प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, बुलाएं, तो प्रधानमंत्री जो बात आपको कहेंगे वही बातें कैबिनेट मंत्री कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। लालचंद जी देखिए, इतना मासूम मत बनिए। अभी अमेरिका का डिस्कशन यहाँ पे हो रहा था। अमेरिका में होता है, अमेरिका में वो होता है। अमेरिका के राष्ट्रपति हर हफ्ते मीडिया से मिलते हैं और मीडिया के सवालों का जवाब देते हैं, मीडिया से सवालों के जवाब, मीडिया के सवाल लेते हैं। हमारे देश का कैसा प्रधानमंत्री है, कैसी लोकतांत्रिक, हालांकि मैं इस समय आपको एग्जैक्ट डाटा नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मैं ये बता दूंगा कि प्रधानमंत्री ने कितने मीडिया कर्मियों से बात की है, कितने इंटरव्यू दिए हैं, वो भी डेटा मेरे पास है, वो मैं गिना दूंगा, ऐसा नहीं है। लेकिन छोड़िए, अभी वो बहस नहीं है, अभी बहस वो नहीं है। अभी बहस ये है कि जो बात हम कर रहे हैं आज कि पुलिस कर्मियों के ऊपर जो इस तरह की बातें हुई, ये पुलिसकर्मी का मनोबल रहेगा तभी सब कुछ सुरक्षित रहेगा, तभी सब कुछ सुरक्षित रहेगा। एसपी वैद्य सर से मुझे एक प्रतिक्रिया लेनी थी। एसपी वैद्य सर, ये जो पूरा जिस तरह से ये मामला हुआ है, आगे चल करके ऐसा ना हो, मुझे ऐसा लगता है कि जो 1% भी शायद बलवाई लोग नहीं होंगे जो दिमाग से बलवाई होते हैं, लेकिन जितने भी हैं उनको छोड़ करके बाकी सारे शांतिप्रिय 99.999% भी हो सकते हैं, वो सारे ये चाहते हैं कि ऐसी घटना आगे ना हो। बताइए आगे क्या करना चाहिए वैद्य सर? देखिए, एक तो पहले तो ये सही है कि बच्चों में नीट का जो पेपर लीक हुआ था, वो उससे देश के जवानों में ये अनइजीनेस थी, और आपने सुना ही है कि 20-21 लोगों ने सुसाइड किया था। तो ये इमीडिएटली फर्ज, मुझे लगता है सरकार ने कदम उठाने की कोशिश की, थोड़ा देरी जरूर हुई, लेकिन सीबीआई को पिक्चर में लाया। मेरे ख्याल उसमें 12 जो कितने लोग थे जो डायरेक्टली पेपर लीक में थे, उनको अरेस्ट किया, उनको मेरे ख्याल चालान किया। अब उसके साथ साथ ये सख्त कानून भी बनाया जो कल पास हुआ, और जो एक इशू था पेपर लीक का, उसके लिए एक बहुत हाई पावर कमेटी बनाई, जिसमें एक जो 5 मेंबर उसमें हैं। तो वो मुझे लगता है वो इस पहलू पे जाएगी कि आइंदा इस तरह का गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर एक आदमी इस देश में कंसर्न है बच्चों के कैरियर के लिए, और प्रधानमंत्री भी उतने ही कंसर्न है, लेकिन हम सब कंसर्न है, और फेयरनेस होनी चाहिए सिलेक्शन में। और ये जो माफिया चलता है पढ़ाई के नाम पर, जो कोचिंग वाला जो ये सारा कांड करते हैं, और हम लोगों का भी कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए। आपने क्योंकि पेपर डालने वाला ही अगर लीक करता है पैसे के लिए, तो उसमें कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, उसको बढ़ा भी दी गई है, सही बात। लेकिन एक बात ये भी है सर, एक बात ये भी है सर कि बच्चे प्रेशर में, मैं ये कह रहा हूं एक भी आत्महत्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन बच्चे प्रेशर में कोटा जैसी जगहों पर कोचिंग के दौरान कितनी आत्महत्या कर चुके हैं, इसको भी ध्यान में रखिएगा। और मैं एक बात और बोल दूं, बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान सभा में कहा था, आजाद भारत में ऐसे कम से कम हिंसक प्रदर्शन वगैरह की जरूरत नहीं है। रास्ता खुला हुआ है, रास्ता खुला हुआ है, संवैधानिक व्यवस्था है, वहां जाइए। इसीलिए वो मैं तो इससे भी सहमत नहीं हो सकता कि सड़क का जो है गुलजार होना जरूरी। अरे गुलजार ठीक है, गुलजार जब तभी तक रहता है जब तक आप शांतिपूर्ण प्रदर्शन रहते हैं, लेकिन जब आप शांतिपूर्ण से निकलते हैं तो वो गुलजार नहीं, बेजार हो जाता है। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। विजय सर छोटा सा कुछ रखना चाहते हैं, रख दीजिए। लाल जी, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ आपके प्रोग्राम में, मुझे लगा आपने अशोक यादव जी को पुलिस का पक्ष रखने के लिए बुलाया है। नहीं, अशोक जी सपा के प्रवक्ता है। नहीं, हाँ, सपा के प्रवक्ता, इसीलिए मैं सोचा कि पुलिस का पक्ष रखने के लिए है, क्योंकि उनकी सरकार तो आंदोलनकारियों पर गोली चलाने के लिए। क्या बात है, जाते जाते आप मास्टर स्ट्रोक लगा रहे हैं, बिल्कुल मास्टर स्ट्रोक लगा रहे हैं जाते जाते। शुक्रिया, अभी समय की कमी है, किसी और दिन करेंगे इस पर। शुक्रिया विजय सर, शुक्रिया वैद्य सर, शुक्रिया अशोक जी, शुक्रिया अनिल मैम, और शुक्रिया संजीव कौशिक जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो 5 की पंचायत में आज हमने जो पंचायत की वो उस पक्ष की बात को ज्यादा रखा जिसकी बात नहीं रखी गई थी, यानी हमारे रक्षकों का दर्द।
उनके परिवार वालों का दर्द, यही रक्षक हमारी आपकी 99.99% लोगों की रक्षा करते हैं, आगे भी करेंगे। फिलहाल 5 की पंचायत में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।